किसान भाइयों सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। देश के सबसे पसंदीदा कृषि कार्यक्रम अन्नदाता में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। उगते सूरज और चलती ठंडी हवा के साथ आज के कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई नई तकनीक के बारे में जानकारियां। तो चलिए शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं खास झलकियों पर। अगेती भिंडी की उन्नत तकनीक से खेती करें और अधिक आमदनी कमाएं। चने की फसल में नुकसान पहुंचाने वाले कीट और इनका नियंत्रण। बकरी पालन से किसान कमा सकते हैं कम लागत में अधिक आय। किसान भाई इस समय अगैती आलू, तोरिया और सरसों इत्यादि फसलों की कटाई कर रहे हैं। ऐसे खाली खेतों में वे इस समय सब्जियों की खेती करके अधिक लाभ कमा सकते हैं, जिसमें भिंडी की खेती एक अच्छा विकल्प है। तो आप किस तरह से करें भिंडी की उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ICR अटारी कानपुर के डॉक्टर चंदन सिंह। भिंडी एक जो है हरी सब्जी में एक प्रमुख स्थान रखती है, जिसमें फाइबर, विटामिन अधिक स्रोतों में मात्रा में पाई जाती है। भिंडी जो है उस मृदा में हो जाएगी जैसे भारी मिट्टी या दोमट मिट्टी, जैसे 6.5 से 8.5 pH तक, लगभग इस pH मान तक जो है भिंडी का जमाव हो सकता है। सबसे पहले किसान भाइयों खेत की तैयारी पे हम ध्यान देंगे। खेत की तैयारी जो करते हैं, पहले खेत की तैयारी हम कल्टीवेटर से 2 या 3 बार जुताई कर लेते हैं। उसके बाद पाटा लगा के जो उसमें ढेले होते हैं उसको एक समतल एक बराबर कर लेते हैं, जिससे कि पानी या जल निकासी का जो है दिक्कत ना हो। खाद प्रबंधक में जैसे 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई के पहले डाल दिया जाता है। गोबर की पूरी तरह जो सड़ी खाद हो। कि किसानों भाई एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो है जब भी आप उर्वरक दें आज उसे जो है मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। अगर मिट्टी की जांच नहीं हो तो आप जो है सामान्यतः अगर जो भिंडी की खेती अगर की जाती है तो उसमें जो है 100 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, 60 किलो फास्फोरस की, 60 किलो पोटास की। तो पहली डोज जो है नाइट्रोजन की 50 किलो जो है नाइट्रोजन और पूरी डोज जो है फास्फोरस और पोटास की जुताई के समय ही दे देते हैं। बाकी जो है नाइट्रोजन की 25 किलो 30 दिन बाद और 25 किलो 60 दिन बाद देते हैं। भिंडी की खेती से अधिक पैदावार उसकी किस्मों पर निर्भर करता है। आप जितनी अच्छी किस्मों का चयन करेंगे उतनी ही अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आइए जानते हैं भिंडी की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के बारे में। इसमें पहला ये आता है किस्मों का चयन। किस्मों का चयन में जैसे प्रभानी क्रांति, काशी प्रगति, अर्का अनामिका, अर्का अभय आदि किस्मों का चयन किया जा सकता है। जो किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहते हैं वे कितना बीज खरीदें और फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए बीज को कौन सी दवा से उपचारित करें ताकि उनकी फसल में कीट व रोगों का प्रकोप ना हो। इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। बुआई के लिए 18 से 20 किलोग्राम जो है 1 हेक्टेयर के लिए बीज उपयुक्त है। बीज का बीजोपचार हम जो है 2 से 3 ग्राम कार्बनडाजिम या थेरम से जो है उसको अच्छी तरह मिलाकर उससे जो है बीजोपचार करते हैं। भिंडी की आर्थिक पैदावार लेने में मुख्य पहलू बुआई विधि और दूरी का है। तो इसके लिए किसान कतार से कतार व बीज से बीज कितनी दूरी पर रखें, इस बारे में जानते हैं। तीसरा आता है कि जो बुआई के समय जो हम लाइन से लाइन पंक्ति की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे जो है घर्षण क्रिया या घास निकालने या निराई गुड़ाई करने में सुविधाजनक रहे। और बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर को
500 से 650 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह मिलाकर खरपतवारों का नियंत्रण किया जाए। खरपतवार में पेंडामेथिलिन डालते हुए किसान भाई एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि जब अगर वो डालें तो हमेशा आगे से स्प्रे करें और पीछे से जाएं, क्योंकि अगर उसमें पैर पड़ेगा तो एक कॉम्पैक्ट बन जाती है, सतह उसके टूटने का डर रहता है। अगर वो टूट जाएगी तो घास दोबारा जम जाएगी। इसका जो है किसान भाई जो है अधिक ध्यान रखें। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई चने की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल फूल और फलियां बनने की अवस्था पर है और इस समय चने की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते फसल में इन कीटों का नियंत्रण नहीं किया गया तो आगे चलकर फसल से कम उपज की प्राप्ति होगी। इसलिए किसान भाइयों, आप चने की फसल में कीटों का समेकित नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SK खिंची। अब किसान भाइयों, जब चने की बात आती है तो चने में जो मुख्य कीट है हमारे जो सेक्टर में है, तो कीटों की बात करते हैं। किसान भाइयों, आज के समय में कोई भी फसल कीटों के प्रकोप से अछूती नहीं है। बात करें चने की तो इस फसल को सबसे अधिक नुकसान फली छेदक कीट पहुंचाता है। इस कीट को किसान कैसे पहचाने, इसके बारे में आइए जानते हैं। जो कीट है चने की फसल में हानि पहुंचाता है वो है फली छेदक कीट। इस कीट को हम आसानी से देखते रहते हैं, शुरू से लेके और फसल की कटाई तक भी कई बार हम देखते रहते हैं। तो जब भी इस कीट की विशेषता ये है कि जब हम इसको देखते हैं तो ये भी करीब 1.25 इंच तक लंबा होता है और करीब 1/4 इंच इसकी मोटाई होती है और ये लगभग 12 से 20 दिन तक हमारी जो पत्तियां हैं उनको पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। और जो इसकी लटकी जो बाद वाली अवस्थाएं हैं, दूसरी तीसरी, वो हमारे जो फली है उसके अंदर छेद करके और उसको भी हानि पहुंचाती है। और एक लट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लट द्वारा 30 से 40 तक फलियों को नुकसान पहुंचा देती है। तो शुरू में हरे रंग की होती है और बाद में इसका कलर अलग हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। तो ये इस तरह से इसको हम पहचानते हैं। चने की फसल में फली छेदक कीट के समेकित नियंत्रण किस तरह से करें उपाय जिससे कम खर्च में इस कीट को आसानी से नियंत्रित किया जा सके, इस बारे में जानते हैं। अब रही प्रबंधन की बात, समन्वित कीट प्रबंधन की बात करते हैं। तो समन्वित कीट प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो हमारे को जो खेत है उसकी शुरू के अंदर ही गहरी जुताई करनी चाहिए। जब गहरी जुताई करेंगे तो जो उसकी जमीन वाली अवस्था है वो नष्ट होगी और जो भी हमारे परभक्षी पक्षी हैं उनको वो आसानी से खा सकते हैं अंडे गर्मी की धूप से। उसके बाद में कुछ ऐसी किस्में हैं किसान भाइयों, जैसे JG 330, RSG 889, तो इन किस्मों पे भी क्या है कि कई बार हम देखते हैं कि कम नुकसान पाया गया है। इसके बाद में किसान भाइयों, जब फसल की जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, सबसे पहले तो खेत के अंदर हम नीम लीव्स, जो नीम की पत्तियां हैं, अगर उनको भी मिलाते हैं तो इसमें प्रकोप कम होता है। फली छेदक कीट की बात करते हैं तो हमारे को सबसे पहले उस खेत में प्रकाश प्रबंध लगा सकते हैं। उससे क्या है कि जो इसके वयस्क कीट है वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनको हम एक इकट्ठा करके और उनको नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इसको शुरू में जो उस चने की फसल में फूल आने लगते हैं, फलियां बनने लगती है, उस समय से कुछ समय पहले हम फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या है कि हमारे को 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के उससे लगा सकते हैं। और इन फेरोमोन ट्रैप में जो नर कीट है वो आकर्षित होकर के उस फेरोमोन ल्यूर की तरफ आते हैं और उनको भी हम इकट्ठा करके नष्ट कर सकते हैं। जो फेरोमोन ट्रैप है उसमें वयस्क कीट आने लगे तो उस समय जो प्रथम अवस्था लटकी और द्वितीय अवस्था है तो उस समय नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट
5% का भी हम स्प्रे करके उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये एक हमारा जैविक नियंत्रण होगा। उसके बाद में किसान भाइयों, जब जैविक नियंत्रण की बात आती है तो हमारा जो NPV न्यूक्लियर पोलोहाइड्रोसिस वायरस, उसका भी हम 250 ALE लार्वल इक्विवेलेंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उस पर छिड़काव करते हैं। तो उस समय क्या है कि उस लटें बीमार हो जाती है और उन बीमार लटों को भी 8 से 10 दिन पश्चात में ग्राइंड करके और वापस हम उस पर छिड़काव कर सकते हैं। उसके पश्चात किसान भाइयों फिर भी उसमें कुछ दिखाई दे लटें चने के खेत में, तो हम BT के बेसिलस तुरेंजेसिस उसका भी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए 5-5 मीटर की दूरी पे हम अगर पक्षियों को बैठने के लिए अड्डे बनाते हैं खुट्टी T आकार के, तो उससे क्या होगा कि वो पक्षी वहाँ आकर के जो भी उनको लटे देखेगी, जो भी हानिकारक कीट देखेंगे तो उनका भक्षण करेंगे। तो उससे भी क्या है कि वो उनकी संख्या कम होगी और हमारी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने चने की फसल में कीट नियंत्रण के भौतिक और जैविक तरीकों के बारे में जाना। यदि इसके बाद भी फसल में इस कीट का प्रकोप दिखाई दे तो रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए उचित सुझाव दे रहे हैं। जो भी तरीके बताए, अगर इनको प्रयोग करेंगे तो कीटनाशक रसायनों की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, और फिर भी आवश्यकता होती है तो उस समय हमारे को क्विनालफॉस जो नामक दवाई आती है, उसका 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं उस खेत में। चने की फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए किसान कौन सी दवा ले, इस हेतु जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। और एक दीमक की बात करते हैं तो दीमक में जो क्विनालफॉस क्लोरीफायरिफॉस, जो क्लोरीफायरिफॉस 20 cc नामक जो दवाई है, इसको हम 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम खेत में दे सकते हैं सिंचाई के साथ में। तो हम इस तरह से हम इन कीटों को नष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम से आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन एक ऐसा कृषि सह व्यवसाय है जिसे कम लागत से शुरू करके इसे बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए बकरियों की उन्नत नस्ल, आवास की उचित व्यवस्था, आहार प्रबंधन, सही ढंग से देखरेख और स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है। तो आइए इन सभी विषयों पर विस्तार से जानते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर दानवीर सिंह यादव से। बकरी पालन वैसे तो अभी सभी किसान भाई इससे भली भांति परिचित हैं और हमारे किसान भाई कर भी रहे हैं। और जो मेन समस्या है, अब जैसे जैसे परिवार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ज़मीन का जो हिस्सा है भूखंड कम होता जा रहा है किसानों पे, और उसमें बकरी पालन भी एक उचित आय का स्रोत है। और हम इसमें अच्छी प्रकार के नस्ल के जो बकरी पालन है वो हम कर सकते हैं। जो किसान बंधु बकरी पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे प्रमुख बात है बकरी के उन्नत नस्लों के चुनाव की। तो वे कौन कौन सी हैं बकरी के उन्नत नस्लें जिनका पालन कर किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं, इस हेतु किसान भाइयों, अभी आपने जाना बकरियों की उन्नत नस्लों के बारे में। इसके बाद बात आती है आवास व्यवस्था की। तो बकरियों को रहने के लिए कितनी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का बाड़ा बनाया जाए जो बकरी पालन के लिए सर्वोत्तम हो, तो इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। बकरी पालन में हमको ये ध्यान रखना है कि इनके लिए ये जो ज़्यादा आवास की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हमको एक छोटा सा उचित आवास बनाना चाहिए जिसमें कि पर्याप्त रूप से हवा और पर्याप्त रूप से रोशनी आ सके। कम से कम जो किनारे की जो वो है दीवार, बाल जिसको कहते हैं दीवार 5 फीट 4.5 से 5 फीट ऊंची होनी चाहिए और खिड़की क्रॉस होनी चाहिए, जिससे उसमें मतलब जिससे कि हवा रोटेशन होता रहे।
फार्म के अंदर अशुद्ध वायु है वो वहां से निकल जाएगी और शुद्ध वायु प्रवेश कर जाएगी, जिससे जो विभिन्न प्रकार की जो सांस द्वारा बीमारियों से हम उसमें बचा जा सकता है। अगला बात करेंगे हम इसकी छत की, तो अगर उनके पास में घास फूस वाली छत है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर उसके साथ में अगर सीमेंट की चद्दर, जिसको सीमेंट की चद्दर गांव की भाषा में कहा जाता है, इसको कहते हैं एस्बेस्टस शीट, वह भी उपयोग कर सकते हैं। और अब बात करेंगे हम उसमें जैसे खाने का, वो तो खाने का इनका थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है, वरना ये बकरी की आदत रहती है कि ये उसके ऊपर ही खड़ी हो जाती है, तो हम है ना इसको थोड़ा सा ऊंचाई रखते हैं और इस टाइप से उसको प्लान करते हैं कि जिससे उसमें हम हमारा बकरी उसमें खड़ा ना हो सके। तो इनके जो आवास हैं, सबसे पहले इनका ये है कि जो जमीनी है, जमीनी में ढलान होना चाहिए, जिसको फ्लोर कहते हैं, फर्श कहेंगे, उसमें ढलान रहे, कहीं भी पानी रुकने की वो ना होना चाहिए, और साथ में पानी की व्यवस्था होना चाहिए बगल से, और पानी भी वो आसानी से प्राप्त कर सके। जैसे अगर बात करें हम शरद ऋतु की, शरद ऋतु में आप जानते हैं कि हमारे जो देश में है उसमें जो वातावरण, बाह्य वातावरण है वो बहुत ठंडा रहता है और पशु एक समय तक ही अपने शरीर को तापमान संरक्षित कर पाता है। उसके बाद में पशु फिर अपने आप को या तो बीमार पड़ जाएगा और उसको अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके केसेस में हम लोग क्या करें कि जो हमारे रोशनदान है, खिड़की है, उनमें हम लोग चाहें तो प्लास्टिक की पॉलीथीन उससे भी रात में बंद कर देना है और दिन में उनको खोल देना है। अगर हम दिन में नहीं खोलेंगे तो जो अशुद्ध वायु है वह वहां से निकल नहीं पाएगी और इससे हमारे पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग बढ़ जाएंगे। ठंडों में विशेष ध्यान रखना है कि सुबह का तापमान कम रहता है, तो कृपया करके उसको 8 बजे के बाद ही, जब थोड़ी सी धूप निकल आए, और तभी आप अपने पशुओं को बाहर निकालें। किसान भाइयों, बकरियों की सही बढ़वार के लिए समय समय पर संतुलित आहार देना आवश्यक होता है, किंतु बकरी पालक बकरियों को कब व कितनी मात्रा में हरा चारा व दाना दें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। ठंडों में दूसरा हमको थोड़ा सा चारे और उसका भी ध्यान रखना है। चारा है हमारा जिसमें कि आपका दाना है, दाना भी हमारा पर्याप्त उसमें होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स की उचित मात्रा होना चाहिए। जैसे मक्का, चापड़, इसको मिलाएं, और साथ में जैसे आपके चनाचुरी और इसको भी मिला सकते हैं, चाहे तो थोड़ा बहुत खल मिला सकते हैं। बाकी जैसे बाजार में आसानी से मिनरल उपलब्ध हो जाता है, उसको भी हम थोड़ा सा मिला सकते। दूसरा उसमें मॉइस्चर, जिसको कहते हैं नमी, नमी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमी ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसमें फंगस इत्यादि लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम दाने की बारे में बात करें तो हमारे प्रत्येक एक बड़े बकरी है जिसका वजन कम से कम 30 से 35 किलो है, उसको कम 300 से 500 ग्राम हम उनको दाना उपलब्ध कराना पड़ेगा। 300 से 500 ग्राम के आसपास दाना, और उसके साथ में हमको जो भूसा है, भूसा हम उसको प्लाट 500 से 1 केजी के आसपास हम भूसा एक दिन की है मात्रा है जो हम अपने पशु को या बकरियों को दिला सकते हैं, और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है। हमारे जो बकरियां हैं वो किसी भी प्रकार का चारा खा लेती हैं, खासकर पेड़ पत्ती जिसमें कि कम मात्रा में पानी होता है, जैसे कि आपकी बबूल की और आपकी नीम तो खैर कम, बेर है, पीपल है, बरगद है, सुबाबूल है, ये सब की पत्तियों को बड़ी आसानी से खाती हैं। और पानी का भी विशेष ध्यान रखें, रात्रि का ठंडा पानी न पिलाएं, और जो ताजा निकला हुआ बोर का पानी है वो अपना एक उचित तापमान रहता है उसका, नहीं तो ठंडा पानी पीने से भी पशुओं को निमोनिया इत्यादि बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के समय में कोई भी व्यवसाय बीमारियों से अछूती नहीं है। ऐसे में बात करें बकरियों की तो इसमें भी विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है। इसके बचाव के लिए सबसे अच्छा व सस्ता उपाय है टीकाकरण। तो इनका हम लोग पर्याप्त टीकाकरण करें। जैसे टीकाकरण, खासकर टीकाकरण में जैसे हम बात करेंगे, इनको होता है एक FMD एक बीमारी है जिसमें खुरपका, मुंह पका कहते हैं, इसमें उनके पैर भी इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं और मुंह में भी छाले हो जाते हैं। तो ये टीका लगवाएं, इसका टीका समय पर लगता है। दूसरा होता है एक एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी। एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी में भी हमारे इसमें भी इलाज की बचने की संभावना कम है, तो इसका टीका ही बचाव है। सारे पशुओं के लिए उपलब्ध है मात्रा, आप इनको ये एंटेरोटॉक्सीमिया का टीका लगवाएं। किसान भाइयों, आपको हमने जो जानकारी दी है जिसमें विभिन्न प्रकार की आप बकरियां पाल सकते हैं जिनकी प्रजनन क्षमता अच्छी हो, तो हम उनको उपयोग करें, उनका पालन करें। जो
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम केलीपुर, जिला बरेली के कृषक भीमसेन ने। यह सूक्ष्म सिंचाई की बौछारी विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भीमसेन जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको फव्वारा संयंत्र विधि के बारे में आपको बताऊंगा। पानी की कमी है और खेत भी समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ खेत हैं, टीले हैं। ऐसी जगह पे फव्वारा विधि से सिंचाई करना बहुत लाभदायक रहता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां, घटता सिंचाई जल का विकल्प। खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु देश में बड़े पैमाने पर बांधों और सिंचाई प्रणालियों का योजनानुसार तरीके से विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप देश में सिंचित खेती का क्षेत्रफल और फसल सघनता बढ़े। फव्वारा विधि जो आप अभी देख रहे हैं, ये इस तरह से लाइन लगाते हैं खेत में। आपके जो ट्यूबवेल है उसकी HP की कैपेसिटी के हिसाब से कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। फव्वारा विधि, फव्वारा सिंचाई विधि में एक उपकरण फव्वारा या स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जाती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक, HDPE और एल्युमिनियम का बना होता है, जिसमें पाइप और नोजल दो मुख्य घटक होते हैं तथा यह उपकरण एक निश्चित दबाव पर कार्य करता है। 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब वाली फव्वारा इकाई में 4 लीटर प्रति सेकंड डिस्चार्ज वाले पंप से 400 मिलीमीटर प्रति सेकंड वाले 10 नोजल से एक साथ सिंचाई कर सकते हैं। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। क्यारी एवं नालियां बनाने का झंझट नहीं रहता, जिससे फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता है और अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। फव्वारा सेट को एक आदमी आसानी से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। फव्वारा विधि से खेत के टीलों और ढालू खेतों में भी सिंचाई संभव है। जमीन समतल रखने की लागत की भी बचत होती है। जिन खेतों में सिंचाई के बाद पपड़ी बन जाती है, वहां पर फव्वारा सिंचाई अधिक उपयुक्त होती है। सर्दी में पाले से बचाव हेतु तत्काल अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना संभव है। इस विधि से बिजली की बचत होती है। सरकार द्वारा इस फव्वारा संयंत्र विधि पे अनुदान भी दिया जाता है। आपको जानकारी में नहीं है तो आप नजदीकी सहायक कृषि अधिकारी, आपके पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी से आप संपर्क कर लें या अपने ग्राम पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करके आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। क्या क्या उसमें दस्तावेज चाहिए और कितना अनुदान मिलता है, वो सारी जानकारी आपके कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी उपज के लिए गेहूं की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। अधिक लाभ लेने हेतु दुधारू पशुओं का उचित आहार प्रबंधन। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।